आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 उल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम उल्लास में काव्य के हेतु, प्रयोजन, काव्य की परिभाषा आदि का अध्ययन किया और उसके पश्चात हमने शब्द शक्तियों का अध्ययन किया द्वितीय उल्लास के अंतर्गत। वहाँ पर हमने अभिधा और लक्षणा के साथ व्यंजना में शाब्दी व्यंजना का अध्ययन किया। अब यहाँ तृतीय उल्लास में हम आर्थी व्यंजना का अध्ययन करेंगे। व्यंजना के 2 भाग किए गए आचार्य मम्मट के द्वारा, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत लक्षणामूला व्यंजना और उसके पश्चात अभिधामूला व्यंजना, इन दोनों का अध्ययन हम द्वितीय उल्लास के अंतर्गत कर चुके हैं। अब तृतीय उल्लास में हम व्यंजना में आर्थी व्यंजना का अध्ययन करेंगे। इस उल्लास का नाम है अर्थ व्यंजकता निर्णयात्मक, अर्थात अर्थों की व्यंजना का, यानी आर्थी व्यंजना का निरूपण करना। तो आर्थी व्यंजना के संदर्भ में आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, देखिए। अर्थः प्रोक्तः पुरा तेषाम, तेषाम उनके, अर्थः जो अर्थ है, प्रोक्तः पुरा पहले कह दिए गए। अर्थः प्रोक्तः पुरा तेषाम, तेषाम उनके, अर्थः अर्थों को, पुरा प्रोक्ता पहले कह दिया गया। अर्था का तात्पर्य है यहाँ पर अर्था वाच्य लक्ष्य व्यंग्यः। अर्थ है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और तेषाम का तात्पर्य है वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम, जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक हैं। तो उन वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों के जो अर्थ थे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, उनको प्रोक्तः पुरा पहले कहा जा चुका है। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थः प्रोक्तः पुरा, अर्थ अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ होते हैं, और जो उनके शब्द होते हैं, उन अर्थों के व्यंजक शब्द होते हैं, वे वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक होते हैं। और अर्थ व्यंजकता उच्यते। अब यहाँ पर अर्थों की व्यंजकता का निरूपण करते हैं। अर्थों की अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की व्यंजकता का निरूपण किया जाता है यहाँ आगे इस उल्लास में। अब कीदृशी इति आह, वह अर्थों की व्यंजकता कैसी होती है, इति आह इसको कहते हैं, अर्थात हम इसका निरूपण करते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने शाब्दी व्यंजना में अभिधा मूला व्यंजना के लिए अभिधा को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक कहे, और उन कारकों के कारण अभिधा के एक निश्चित अर्थ का निर्णय हो जाने के पश्चात जो भिन्न अर्थ की प्रतीति सहृदय सामाजिक को होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आर्थी व्यंजना के अंतर्गत अर्थ की व्यंजकता के निर्धारक जो कारक हैं, जो कारण हैं, उन कारणों को अग्रिम कारिका में आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया। क्या कहा? वक्त्री बोद्धव्य काकूनाम वाक्य वाच्य अन्य सन्निधेः प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। वक्त्री वक्ता, बोद्धव्य जो जानने वाला है, जिसके प्रति कहा गया है, बोद्धा, काकूनाम काकू ध्वनि, कंठ की विशिष्ट ध्वनि काकू, वाक्य वाच्य और अन्य सन्निधि है, किसी अन्य की समीपता, किसी अन्य के उपस्थित होने के कारण, प्रस्ताव जो प्रकरण है, देश स्थान, कालादेर वैशिष्ट्यात और काल समय आदि की विशिष्टता के कारण, प्रतिभा जुषाम जो प्रतिभा युक्त हैं, अर्थात जो सहृदय सामाजिक हैं, उनको यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतुर्व्यापारो अन्य अर्थ की प्रतीति का, अन्यार्थधि अन्य अर्थ की प्रतीति को कराने वाला
हेतुभूत जो व्यापार है, जो अर्थ व्यापार है, सा व्यक्तिरेव वही आर्थी व्यंजना है, वह व्यंजना ही है, अर्थात आर्थी व्यंजना कहलाता है। फिर देखिए, वक्त्री बोद्धव्य काकु नाम, वक्ता बोधा कंठ की काकु ध्वनि, वाक्य वाच्य अन्य सन्निधे किसी अन्य की समीपता, प्रस्ताव अर्थात प्रकरण, देश काल आदि की विशिष्टता के कारण प्रतिभाजुषाम जो प्रतिभाशाली हैं, सहृदय सामाजिक हैं, उनको अर्थ का अन्यार्थधि हेतु किसी अन्य अर्थ की प्रतीति का जो हेतुभूत व्यापार है, सा व्यक्तिरेव वह व्यंजना ही है। पुनः देखिए, वक्ता की विशिष्टता के कारण, बुद्धा की विशिष्टता के कारण, काकू नाम काकू ध्वनि का जो विकार है उसके कारण, वाक्य के कारण, वाच्य के कारण, किसी अन्य व्यक्ति की समीपता या उपस्थिति के कारण, प्रस्ताव अर्थात प्रकरण के कारण, देश यानी स्थान के कारण, काल आदेह काल आदि की वैशिष्ट्यात विशिष्टता के कारण, प्रतिभाजुषाम जो प्रतिभाशाली हैं अर्थात सहृदय सामाजिक हैं, उनको अर्थ के एक अन्य अर्थ से एक अन्य अर्थ की प्रतीति का जो हेतुभूत व्यापार है, सा व्यक्तिरेव वही व्यंजना है, वह व्यंजना ही है, अर्थात वह आर्थी व्यंजना कहलाता है। अब यहाँ स्पष्ट किया गद्य भाग में, वृत्ति भाग में आचार्य मम्मट ने, वक्ता जो कहने वाला है स्पष्ट है, बोद्धव्य का तात्पर्य हो गया प्रतिपाद्य, जो प्रतिपाद्य अर्थात जिसे बोध कराने के लिए कुछ कहा जा रहा है। काकू का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, काकुर ध्वनेर विकार, काकू है ध्वनि का विकार। ध्वनि का विकार से तात्पर्य हो गया जब हम अपने कंठ की ध्वनि को परिवर्तित करते हुए किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सामान्यतः किसी वाक्य का प्रयोग किया, वह नहीं जा रहा, यहाँ हमने कहा वह नहीं जा रहा, वाक्य का अर्थ हुआ निषेधात्मक कि उसे कहीं जाना था व्यक्ति को और वह नहीं जा रहा। और इसी वाक्य को यदि हम प्रश्नवाचक बनाकर कहें तो हम कहेंगे वह नहीं जा रहा, अर्थात हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वह नहीं जा रहा है। वाक्य वही है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। सामान्य रूप से कहा वह निषेधार्थक है कि वह नहीं जा रहा, और फिर हमने कहा वह नहीं जा रहा, अर्थात हमने उसको प्रश्नवाचक बना दिया। तो यह जो कंठ की ध्वनि का परिवर्तन है, ध्वनि का विकार है, इससे भी विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। प्रस्ताव का तात्पर्य है प्रकरण, जो प्रसंग चल रहा है तदनुरूप अर्थ का जो अन्य अर्थ का जो ग्रहण होता है वह आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आएगा। और अर्थस्य अन्यार्थधि हेतुर्व्यापारो, तो अर्थ का अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यात्मक, व्यंग्य रूप जो अर्थ है उससे अन्य अर्थ धी हेतु, किसी अन्य अर्थ की जो धी होती है, बुद्धि होती है या प्रतीति होती है, उसका हेतुभूत जो व्यापार है उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। इसे और बिंदुओं में हमने स्पष्ट किया है कि शाब्दी व्यंजना में शब्द की प्रधानता होती है और आर्थी व्यंजना में अर्थ की प्रधानता होती है। लेकिन जो शब्द है उसकी व्यंजकता में अर्थ की और अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता होती है, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य है, दोनों का सहभाव है। शब्द अर्थ के अभाव में और अर्थ शब्द के अभाव में नहीं रहता है, दोनों का की सहकारिता हम काव्य में देखते हैं। तो यदि शब्द व्यंजक है तो वहाँ पर अर्थ उसका सहकारी होगा, सहयोगी होगा, अन्यथा शब्द का प्रयोग भी व्यर्थ हो जाएगा। और यदि अर्थ व्यंजक है तो ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ से ही व्यंग्यार्थ की अनुभूति हो गई, उस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला जो शब्द है वह वहाँ पर सहकारी होगा ही। तो अर्थ की व्यंजकता में शब्द की और शब्द की व्यंजकता में अर्थ की सहकारिता होती है, इसीलिए शब्दार्थ युगल को ध्वनि काव्य कहा जाता है।
यदि ये दोनों एक दूसरे के सहकारी न हो तो फिर काव्य ही प्रवर्तित नहीं होगा। केवल शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, अर्थ ना हो, संभव नहीं है। और केवल अर्थ कह दिया जाए, उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, यह भी संभव नहीं है। तो फिर शब्द, कहीं हम उसे शाब्दी व्यंजना कह रहे हैं और कहीं आर्थी व्यंजना। तो इसका जो मूल तात्पर्य है वह यह है कि शाब्दी व्यंजना में शब्द मूलतः प्रधान होता है, अर्थ उसका सहयोगी मात्र होता है। अर्थात यदि हम वहां पर शब्द को परिवर्तित कर दें तो वह व्यंग्य नहीं रहेगा, क्योंकि वहां शब्द की प्रधानता है। तो शब्द की प्रधानता होगी और अर्थ की सहकारिता होगी। जबकि जहां पर अर्थ की प्रधानता है वहां अर्थ प्रधान हो जाएगा और शब्द उसका सहकारी मात्र रह जाएगा, सहयोगी। तो प्रधानता के आधार पर हम उसे शाब्दी और आर्थी के अंतर्गत बांटते हैं, किंतु मूलतः शब्द में अर्थ और अर्थ में शब्द का सहयोग होता ही है। और इसी कारण आचार्य मम्मट ने शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहा है, ध्वनि काव्य कहा है। अब कहते हैं आर्थी व्यंजना में वक्ता बोधा आदि की विशिष्टता से विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है और यही प्रतीयमान अर्थ व्यापार आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो आर्थी व्यंजना का के कारक आचार्य मम्मट ने दो कहे। पहला तो वक्ता बुद्धा आदि की जो विशिष्टता है, और यह वक्ता बुद्धा प्रकरण देश काल आदि की विशिष्टता हमें कहाँ से अनुभूत होती है? यह कविकृत होती है। कवि ने जिस तरह से उसका वर्णन किया है, प्रकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए जो कहा है या देश के आधार पर कहा है, तो यह जो सारा वर्णन है यह कविकृत है। कवि उस परिस्थिति को उत्पन्न करता है। तो आर्थी व्यंजना का एक कारक कविकृत हो गया। और दूसरा कहा, इसको आचार्य मम्मट ने कहा कालादेर वैशिष्ट्यात्, की विशिष्टता के कारण। तो यह हो गया कविकृत। और फिर कहा प्रतिभाजुषाम, जो प्रतिभाशाली हैं अर्थात जो सहृदय सामाजिक हैं। तो आचार्य मम्मट ने इन दोनों को महत्व दिया, कविकृति को और सहृदय सामाजिकों को। और इन दोनों के आधार पर ही, इन दोनों के कारण ही व्यंग्यार्थ की अनुभूति होती है। यह तो स्पष्ट ही है। जहाँ से हम शब्द शक्तियाँ और ध्वनि का उल्लेख पढ़ते आ रहे हैं, हमने यह अवश्य ही जाना है कि जो कवि है वह उस देश काल परिस्थिति की सृष्टि करता है, लेकिन यदि उसका पाठक या उसका दर्शक सहृदय नहीं है, वह अन्य अर्थों की परिकल्पना में या उनकी अनुभूति में बहुत सहृदय नहीं है, बहुत क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली नहीं है, तो उसे विशिष्ट अर्थ की अनुभूति नहीं होगी। और व्यंजना का व्यापार इस विशिष्ट अनुभूति पर ही आधारित है। तो वहाँ पर व्यंजना का जो प्रयोग है वह निष्फल हो जाएगा। तो व्यंजना की अनुभूति, व्यंग्यार्थ की अनुभूति सहृदय पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसलिए सहृदय सामाजिक का सहृदय होना आवश्यक है। तो उसकी सहृदयता के आधार पर ही व्यंग्यार्थ की या ध्वनि की जो अनुभूति है वह स्थित है, टिकी हुई है। इसलिए आचार्य मम्मट ने यहाँ दोनों का उल्लेख किया, वक्ता बुद्धा आदि की विशिष्टता जो कविकृत होगा, और प्रतिभाजुषाम, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं अर्थात सहृदय सामाजिक हैं, उनकी सहृदयता भी व्यंग्यार्थ के या आर्थी व्यंजना के या व्यंजना की अनुभूति के दो महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। अब जो इन्होंने कहा वक्ता बोधा काकू, वाक्य वाच्य अन्य की सन्निधि, प्रकरण देश काल और आदि, आदि भी अपने आप में एक कारण है। तो इन 10 कारकों का यहाँ उल्लेख आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया। अब क्रमशः इन 10 कारकों के जो उदाहरण होंगे उन उदाहरणों को आचार्य मम्मट यहाँ अब रखेंगे और उसके आधार पर आर्थी व्यंजना के स्वरूप को या आर्थी व्यंजना को यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए कहा क्रमेण उदाहरणानि। अब क्रमशः हम इनकी विशिष्टता के उदाहरणों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला कारक है वक्त्री वैशिष्ट्यात्, वक्ता की विशिष्टता के कारण। तो आचार्य मम्मट ने कहा वक्त्री वैशिष्ट्यम यथा, वक्ता की विशिष्टता का उदाहरण यथा जैसे कि अति पृथुलम
जलकुंभं गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम्। श्रम स्वेद सलिल निश्वास निस्सहा विश्राम्यामि क्षणम। सखी, हे सखी, अति पृथुलम, अत्यंत पृथुल, विशालकाय, बड़े, दीर्घ, जल कुंभम गृहीत्वा, जल के घड़े को ग्रहण करके अर्थात लेकर, त्वरितम समागता अस्मि, त्वरितम शीघ्रता से समागता अस्मि आई हूँ। और श्रम स्वेद सलिल, श्रम परिश्रम, स्वेद सलिल पसीने का जल अर्थात पसीना, और निश्वास निश्वासों के कारण, जल्दी जल्दी चलती हुई श्वासों के कारण, निस्सहा थक गई हूँ तो क्षणम विश्राम्यामि, क्षण भर के लिए विश्राम्यामि विश्राम करूंगी। हे सखी, अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा, अति पृथुलम अत्यधिक बड़े जल के घड़े को गृहीत्वा लेकर, त्वरितम समागतास्मि शीघ्रता से आई हूँ। अतः श्रम परिश्रम के कारण, स्वेद सलिल पसीने के जल से, और निश्वास निश्वासों से निस्सह हो गई हूँ, पीड़ित हूँ, थक गई हूँ तो क्षणम विश्राम्यामि, कुछ क्षण विश्राम करती हूँ, विश्राम करना चाहती हूँ। अत्र यहाँ पर चौर्यरत गोपनम गम्यते, चोरी से की गई रति क्रीड़ा का गोपन छुपाना गम्यते अभिव्यक्त हो रहा है। जो सहृदय सामाजिक को यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ की प्रतीति हो रही है, और वह विशिष्ट अर्थ है चोरी से किए गए रति कर्म को गोपनम छुपाना। अब यहाँ पर जो कहने वाली है, जो नायिका है, जो कहने वाली है, वह चोरी से रति क्रीड़ा करके आई हुई है। यदि प्रसंगतः हम इसे देखें तो यहाँ जो वक्ता है वह विशिष्ट है। वक्ता कौन है? नायिका है कोई, वह उपनायक से वह जल ग्रहण करने के लिए, जल भरने के लिए नदी के पास या तालाब के पास, किसी भी जल के स्थान के पास गई, और वहाँ से लौटते हुए वह उपनायक से रति क्रीड़ा करते हुए आई है, कोई दूती या कोई नायिका। अब वह दूसरी सखी को, दूती है तो नायिका को, और यदि सखी है तो अपनी सखी को यह कह रही है कि मैं इतनी दूर से आ रही हूँ और इतने बड़े घड़े में जल भर कर लेकर आई हूँ और शीघ्रता से आई हूँ, तो इसलिए मुझे थकान है परिश्रम के कारण, और पसीना आ रहा है, और मेरी श्वासें भी तेज चल रही हैं, तो मैं इस समय आराम करूंगी। मैं इस थकावट को दूर करने के लिए विश्राम करना चाहती हूँ। वस्तुतः यहाँ पर वक्ता जो है वह विशिष्ट है। उस वक्ता ने अपनी जो रति क्रीड़ा के कारण जो परिश्रम है, उससे जो स्वेद जल उत्पन्न हुआ है, और जो श्वासें शीघ्रता से चल रही हैं, उनको छुपाया किस बहाने से कि मैं बड़ा जल का घड़ा लेकर आई हूँ, और शीघ्रता से आने के कारण मेरे ये सब कर्म दिखाई दे रहे हैं, पसीना और निश्वास आदि। तो वहाँ पर वह उस व्याज से अपनी रति क्रीड़ा के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को छिपाना चाहती है, इसलिए उसने इस तरह का भाव अभिव्यक्त किया। तो जो सृष्टि है वक्ता की विशिष्टता के कारण है, तो यह कविकृत है, और जो सहृदय सामाजिक है उसे उस नायिका की, उस जो वक्ता है उस दूती की कहने की विशिष्टता के कारण इस विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है कि वस्तुतः यह परिश्रम के कारण नहीं है, यह तो रति क्रीड़ा के कारण है। और अब यह चोरी से की गई इस रति क्रीड़ा को गोपन करना चाहती है, छुपाना चाहती है। तो यह वक्ता की विशिष्टता के कारण अतिरिक्त अर्थ की या भिन्न अर्थ की प्रतीति सहृदय सामाजिक को हो रही है, इसलिए यह आर्थी व्यंजना में वक्त्री वैशिष्ट्य का उदाहरण होगा। हमने स्पष्ट किया है यहाँ काले रंग के वर्णों से कि चोरी से रतिकर्म करके लौटती हुई दूती का यह नायिका से कथन है। तो वक्ता की विशिष्टता हो गई यहाँ पर, थकान निश्वास आदि
होना यह वाच्यार्थ है, जो कि स्वाभाविक है। यदि बड़ा जल का घड़ा उठाकर शीघ्रता से चला जाएगा तो वह उसका वाच्यार्थ ही होगा। लेकिन वक्ता की विशिष्टता के कारण जो सहृदय सामाजिक है उसे चोरी से किए गए रतिकर्म के अर्थ की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है। तो यह वक्तृ विशिष्टता का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण कहते हैं, बोद्धव्य वैशिष्ट्यम यथा। बोद्धा की जिसके प्रति वाक्य कहा जा रहा है उसकी जानने वाला जो है उसकी विशिष्टता के कारण जो अर्थ की अनुभूति होगी उसके संदर्भ में उदाहरण देते हैं। औनिद्र्यम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सनिश्वसितम मम मंदभागिन्यः कृते सखी त्वामपि अहह परिभवति। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, सखी अहह, हे सखी, अहह खेद है कि मम मंदभागिन्यः कृते, मुझ मंदभागिनी के कारण, मुझ अभागिनी के कारण, त्वाम अपि तुम्हें भी, औनिद्र्यम नींद न आना, दौर्बल्यम दुर्बलता, चिंता, अलसत्वम आलस्य और सनिश्वसितम निश्वास परिभवती पीड़ित कर रहे हैं। हे सखी, अहह अत्यंत खेद का विषय है कि मम मंदभागिन्यः कृते, मुझ मंदभागिनी या अभागिनी के कारण, त्वाम अपि तुम्हें भी, औनिद्र्यम नींद न आना, दौर्बल्यम दुर्बलता, चिंता, अलसत्वम आलस्य, सनिश्वसितम और निश्वास परिभवती पीड़ित कर रहे हैं। अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते। यहाँ पर दूती के साथ या दूती के द्वारा तत् उस नायिका के कामुकोपभोगो कामुक नायक द्वारा उपभोग व्यज्यते अभिव्यक्त हो रहा है। बोधा का मतलब हो गया जिसको बोध कराने के लिए कोई बात कही गई हो। तो कोई दूती जो नायिका के पति के पास रति क्रीड़ा करके लौटी है, अब वह नायिका उस दूती को लक्ष्य करके यह बात कहती है, अर्थात जिसे सुनाने के लिए जो बोधा है वह है दूती। तो यहाँ दूती की विशिष्टता से इस विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होगी, इस व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होगी। तो यहाँ दूती बोद्धव्य है और नायिका अपने पति से रति क्रीड़ा करके आने वाली दूती के कर्म को भांप कर यह बात कह रही है कि तुम मेरे लिए कितना परिभवती, इन औनिद्र्य, दुर्बलता, चिंता, आलस आदि के कारण पीड़ित हो रही हो। तो बोधा की विशिष्टता से यहाँ वाच्यार्थ हुआ कि तुम मेरे कारण, मैं अगर नींद न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस और निश्वासों से युक्त हूँ, तो तुम भी क्योंकि मेरे प्रति प्रेम भाव रखती हो इसलिए तुम भी नींद न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य और निश्वासों से युक्त हो। नायिका इन सब का कारक है, नायिका के पीड़ित होने का उसका वियोग, उसे नायक से विरह है या नायक के साथ वह प्रेम भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे नींद नहीं आती, वह दुर्बल हो गई है, उसे चिंता सताती है, नींद न आने से निरंतर आलस्य में बनी रहती है और निश्वासों के साथ वह अपने वियोग को अभिव्यक्त करती है। तो यह नायिका के संदर्भ में सामान्य कथन है जो वह उस नायक के विश्वासघात के कारण इन चीज़ों को अनुभव करती है। लेकिन दूती में निद्रा का न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य और निश्वासों का होना, दूती में ये सभी जो हैं वे रति क्रीड़ा करके लौटी हुई है इस कारण है, या वह छुपकर उसके पति से प्रेम करती है इस कारण है। तो वस्तुतः यहाँ बोधा की विशिष्टता से विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, किनको? सहृदय सामाजिकों को। इसलिए यह बोधा की विशिष्टता के कारण होने वाले व्यंग्यार्थ की प्रतीति है। ठीक है, बोद्धव्य के वैशिष्ट के कारण वाच्यार्थ से विशेष अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहा है कि नायिका अपने दूती से कुछ नहीं कहना चाहती है, वह अपने पति द्वारा इस दूती के उपभोग को प्रकट करना चाहती है, प्रकट कर रही है। यह यहाँ बोधा की विशिष्टता से होने वाला व्यंग्यार्थ है।
तो यहाँ पर बुद्धा की विशिष्टता कारक है, बुद्धा दूती है और वक्ता नायिका है, और नायिका का कथन पति द्वारा दूती के उपभोग का प्रकाशक बनता है। अब तीसरा उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, काकु वैशिष्ट्यम। कारिका को साथ साथ लेकर चलिएगा। वक्त्री बोद्धव्य काकू नाम, वक्ता की विशिष्टता कही, बुद्धा की विशिष्टता कही, और अब काकू की विशिष्टता से होने वाली आरती व्यंजना के उदाहरण को रखते हैं यहाँ आचार्य मम्मट। तथा भूतां दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम वने व्याधै सार्धं सुचिरम् उषितं वल्कलधरै विराटस्यावासे स्थितम् अनुचित आरंभ निभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति न अद्यापि कुरुषु। क्या कहा? तथा भूतां दृष्ट्वा नृप सदसी, ये वस्तुतः वेणी संहार का पद्य है। वेणी संहार नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत साहित्य का। वेणी संहार, वेणी का संहार, वेणी कहते हैं चोटी को या केशों को। तो जो द्रौपदी ने अपने अपमान के पश्चात प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इन केशों को, जिनको दुशासन ने अपने हाथों से पकड़कर खींचा और राज्यसभा में उसकी दुर्दशा की, इन केशों को जब तक दुशासन के रक्त से मैं स्नान नहीं करवा लूंगी तब तक मैं वेणी का बंधन नहीं करूंगी। तो इस प्रतिज्ञा के चलते जो महाभारत के युद्ध में दुशासन को मारकर भीम द्वारा यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि मैं द्रौपदी के केशों का बंधन करने के लिए दुशासन के वक्षस्थल का रक्त लेकर आऊंगा। तो जब युद्ध हुआ और भीम ने दुशासन का वध किया और फिर उसके रक्त को द्रौपदी के केशों पर लगाया, और तब द्रौपदी ने अपने केशों का या वेणी का संहार किया, अर्थात उनका बंधन किया। तो यही जो घटना है, इसको आधार बनाकर वेणी संहार नाटक नाम रखा गया नाटक का, और उस कथा वस्तु को लेकर वेणी संहार नाटक जो है वह लिखा गया। उस वेणी संहार नाटक का यह एक पद्य है, जहाँ पर जो भीम है वह सहदेव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नृप सदसी, राजा धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की सदसी राजसभा में, तथा भूताम, वैसी हुई, वैसी अवस्था वाली, अर्थात केश और वस्त्रों को खींची जाती हुई, पांचाल तनयाम, पांचाल पुत्री, पांचालों की पुत्री द्रौपदी को दृष्टवा देखकर। नृप सदसी, महाराज धृतराष्ट्र की राजसभा में, तथा भूताम, उस प्रकार की अवस्था वाली, पांचाल तनयाम दृष्टवा, पांचाल पुत्री द्रौपदी को देखकर। वल्कल धरई, वल्कल वस्त्रों को धारण करते हुए, वने, वन में, व्याधई सार्धम, शिकारियों के साथ, सुचिरम, चिरकाल तक, उषितम, रहना, दृष्टवा, देखकर। प्रथम पंक्ति से दृष्टवा सर्वत्र आ जाएगा या उसकी अनुवृत्ति लग जाएगी। तो वने, वन में, व्याधई, शिकारियों के साथ, वल्कल धरई, वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए शिकारियों के साथ, सुचिरम, चिरकाल तक, उषितम, रहना, दृष्टवा, देखकर। विराटस्य आवासे, और राजा विराट के आवास में, अनुचित आरंभ, अनुचित कार्यों को, आरंभ कार्य, अनुचित कार्यों को करते हुए, निभृतम स्थितम, गुप्त रूप से रहते हुए, हम सभी की अवस्था को दृष्टवा, देख कर भी, गुरु खेदम खिन्ने मई, गुरु अर्थात युधिष्ठिर आज भी खिन्ने मई, खिन्न, दुखी, विषण्ण, मुझ पर ही खेदम, खेद करते हैं, क्रोध करते हैं, खेदम भजति, क्रोध करते हैं, न अद्यापि कुरुषु, आज भी कौरवों पर क्रोध नहीं करते। एक बार पुनः इसका अर्थ देख लीजिए। तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम, महाराज धृतराष्ट्र की सदसी सभा में, तथा भूताम, उस प्रकार से केश और वस्त्रों को खींची जाती हुई, पांचाल तनयाम, पांचाल पुत्री द्रौपदी को दृष्टवा देखकर, वल्कल धरई, वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए, वने, वन में, व्याधई सार्धम, शिकारियों के साथ, सुचिरम, चिरकाल तक, उषितम, निवास करते हुए, हम सभी को दृष्टवा देखकर, विराटस्य आवासे, राजा विराट के घर में,
अनुचित आरंभ, अनुचित कार्यों को भीम ने पाचक आदि का कार्य किया। सहदेव और जो नकुल थे उन्होंने अस्तबल और गौशाला को संभाला। द्रौपदी बृहन्नला बनकर वहाँ पर पांचाल विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाता था अर्जुन, और युधिष्ठिर वहाँ पर कंक बने थे, और द्रौपदी महारानी की केश प्रसादिका बनी थी। तो उनको स्मरण करते हुए भीम कह रहे हैं कि विराट के आवास में अनुचित आरंभ, उन अनुचित कार्यों को करते हुए निभृतम स्थितम, छिप कर रहते हुए हम सभी की अवस्था को दृष्टवा देख कर भी गुरु गुरु अर्थात बड़े भाई युधिष्ठिर अद्यापि आज भी खिन्नमयी, दुखी या क्रोधित, खिन्न मन वाले मई मुझ पर ही खेदम भजती, क्रोध करते हैं, कुरुषु न, कौरवों पर नहीं। अत्र मई न योग्य खेदः कुरुषु, अत्र यहाँ पर मई मुझ पर खेदः खेद करना न योग्य उचित नहीं है, कुरुषु तु योग्य, अपितु कौरवों पर ही खेद करना उचित है। इति काक्वा प्रकाश्यते, यह काकू ध्वनि से प्रकाशित होता है। न च वाच्य सिद्धांगम अत्र काकुरिति गुणीभूत व्यंग्यत्वम शंक्यम प्रश्नमात्रेणापि काकोर विश्रांते। क्या कहा? न च वाच्य सिद्ध्यंगम अत्र, अत्र यहाँ पर जो काकू ध्वनि है वह वाच्य सिद्ध्यंगम वाच्यार्थ की सिद्धि का साधन है। काकू, काकू यहाँ पर अत्र काकु, काकू ध्वनि वाच्य सिद्ध्यंगम वाच्यार्थ की सिद्धि का साधन है, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। ऐसी शंक्यम शंका नहीं करनी चाहिए। प्रश्न मात्रेणपि, क्योंकि प्रश्न मात्र से ही काकोर विश्रांति, काकू की विश्रांति हो जाती है। ये जो अंतिम पंक्ति है इसका हम मतलब अभी समझेंगे। यहाँ पर पहले हम इसकी आर्थी व्यंजना को स्पष्ट कर लें कि भीम ने सहदेव के प्रति यह उक्ति कही वेणी संहार नाटक में, और उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार की जो विपरीत या असामान्य वस्तुएं थी उनको देखकर भी जो युधिष्ठिर हैं वे खिन्ने मई खेदम भजती। अब एक सामान्य बात जो हमने अभी पढ़ी उसमें हमने कहा कि जो युधिष्ठिर हैं वे अद्यापि आज भी दुखी मुझ पर क्रोध करते हैं, न कुरुषु, ये सामान्य रूप में कही गई। इसी को यदि हम काकू ध्वनि से कहें तो क्या कहेंगे? खिन्ने मई खेदम भजती न अद्यापि कुरुषु, कि आज भी वो मुझ पर ही क्रोध करते हैं, कौरवों पर क्रोध नहीं करते। यदि हम इस बात को काकू ध्वनि के माध्यम से इस रूप में अभिव्यक्त करें तो इसका तात्पर्य हो गया कि उनका मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, अपितु कौरवों पर क्रोध करना उचित है। यह व्यंग्यार्थ निकलता है। वाच्यार्थ क्या है? गुरु आज भी मुझ पर क्रोध करते हैं, कौरवों पर नहीं। लेकिन जब हम इसे कहते हैं कि आज भी वे मुझ पर क्रोध करते हैं, कौरवों पर नहीं करते, तो इसका व्यंग्यार्थ क्या अनुभूत होगा कि उनका मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, अपितु कौरवों पर क्रोध करना उचित है। यह इसका व्यंग्यार्थ निकलता है, और यह व्यंग्यार्थ की अनुभूति होती है काकू ध्वनि के कारण। यहाँ तक तो हुआ यह आर्थी व्यंजना का प्रसंग। अब ये जो अंतिम पंक्ति कही गई यह किसी पूर्व पक्षी की आशंका है। जो टीकाकार या जो आलोचक होते हैं उन आलोचकों ने ये कहा कि आचार्य मम्मट ने यह जो काकू ध्वनि का उदाहरण दिया है यह उदाहरण उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काकू ध्वनि जो है वह वाच्यार्थ की सिद्धि मात्र करने के लिए है, अर्थात ये जो काकू ध्वनि है इससे केवल वाच्यार्थ की सिद्धि हो रही है, ध्वनि नहीं है। यहाँ पर आपने जो कहा कि मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, कौरवों पर क्रोध करना उचित है, यह वाच्यार्थ ही है और यह काकू ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। और यहाँ पर ध्वनि मूलतः गुणीभूत है,
याद कीजिए, जहाँ हमने काव्य के भेद पढ़े थे और वहाँ मध्यम काव्य पढ़ा था जिसे हमने गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा था, कि वहाँ पर वाच्यार्थ महत्वपूर्ण होता है और जो व्यंग्यार्थ होता है वह गौण होता है, इसलिए वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। तो वहाँ पर वाच्यार्थ अधिक चमत्कारकारी होता है और जो ध्वनि है या व्यंग्यार्थ है वह कम चमत्कृत करने वाला होता है। तो वहाँ पर ध्वनि गुणीभूत हो जाती है, इसलिए वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो यहाँ पर जो पूर्व पक्षी है वह यह कह रहा है कि यहाँ पर जो काकू ध्वनि है वह वाच्यार्थ की सिद्धि मात्र कर रहा है। यहाँ यह तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है, ध्वनि काव्य का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का या इस आक्षेप का जवाब उत्तर इस पंक्ति के माध्यम से दिया गया है कि यहाँ पर काकू के द्वारा तो प्रश्न की उद्भावना होती है कि आज भी मुझ पर ही क्रोध करते हैं, कौरवों पर नहीं। यह जो प्रश्न की उद्भावना है इससे ही वाच्यार्थ सिद्ध हो जाता है, अर्थात काकू ध्वनि से प्रश्न मात्र कर देने से ही काकू ध्वनि की विश्रांति हो जाती है, अर्थात वाच्यार्थ संपन्न हो जाता है। वाच्यार्थ की सिद्धि के बाद मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, कौरवों पर क्रोध करना उचित है। यह जो अर्थ की अनुभूति है यह व्यंग्यार्थ के माध्यम से परिलक्षित होती है, इसलिए यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण नहीं है, अपितु यह ध्वनि काव्य में आर्थी व्यंजना यहाँ भी व्यक्त हो रही है और वह भी काकू ध्वनि के कारण हो रही है। यही बात हमने यहाँ पर कही है कि यह वेणी श्रृंगार का नाटक का पद्य है जिसमें भीम ने सहदेव से यह उक्ति कही है, और युधिष्ठिर अब भी मुझ पर ही क्रोध करते हैं, कौरवों पर क्रोध नहीं करते। यह वाच्यार्थ की सिद्धि प्रश्न के रूप में होती है और काकू से होती है, और यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। फिर मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, कौरवों पर क्रोध करना उचित है, यह वस्तुतः ध्वनि का या व्यंग्यार्थ है, व्यंजकता है इन पदों की। तो इस व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति हमें काकू ध्वनि के माध्यम से हो रही है, इसलिए यह काकू ध्वनि की विशिष्टता से उत्पन्न व्यंग्यार्थ है या अर्थ की व्यंजकता है। इसलिए यह 3 उदाहरण यहाँ पर इस रूप में प्रस्तुत कर दिए गए, वक्ता की विशिष्टता से, बोद्धा की विशिष्टता से और काकू की विशिष्टता से। इसी उल्लास में आचार्य मम्मट ने आगे वाक्य की विशिष्टता, वाच्य की विशिष्टता, किसी अन्य की उपस्थिति की विशिष्टता से, प्रकरण की विशिष्टता से, देश की विशिष्टता से, काल की विशिष्टता और आदि के अंतर्गत अन्य कारकों की विशिष्टता से उत्पन्न होने वाले जो विशिष्ट अर्थ है या व्यंग्यार्थ हैं उनसे संबद्ध उदाहरण भी दिए हैं। इन सभी का आपको अध्ययन कर लेना चाहिए, या ये सब आपके अध्ययन के विषय हैं, केवल उदाहरण मात्र हैं, उन्हें समझना है और उनका अध्ययन करते हुए आर्थी व्यंजना के उन कारकों से संबद्ध उन उदाहरणों को आपको परीक्षा के लिए याद करना है। यहाँ आज हम इस को समाप्त करते हैं, अर्थात आर्थी व्यंजना के इस प्रसंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगले व्याख्यान में हम अगला विषय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।